पिछले लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी वहाँ पे हमें क्या दिया गया था कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती थी वो लीनियर नहीं होती थी, और उनको लीनियर बनाने के लिए यानी एक पेयर होता था, यानी दो इक्वेशंस, उनको लीनियर बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते थे वैल्यू, यानी जहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता था उसको हम किसी पी एंड क्यू के बराबर करते थे, फिर पी एंड क्यू को इन इक्वेशंस में डाल के हमें लीनियर इक्वेशंस मिलती थी, और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय एनी मेथड ऑफ अलजेब्राइक मेथड हम सॉल्व करते थे। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमारे पास गिवन इक्वेशंस रहेंगी और उनको हम रिड्यूस करना है टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी वो हमारे पास जो है लीनियर नहीं होंगी। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो हमें जैसे पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2, एंड ऐसे ही 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इनका ये जो है ये दोनों सेम ही है, सेम एंड इक्वल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें 1/y, तो हम क्या करेंगे 1/x को रखेंगे p के बराबर एंड 1/y को रखेंगे q के बराबर। 1/3 1/2 इनको मैं, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको कोई ज़्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर को इम्पैक्ट पड़ता है, यानी 1/x जो है x रेज़ पावर -1 हो जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम इसको पी एंड क्यू के बराबर इनको बराबर करेंगे, फिर इन पी एंड क्यू को इन इक्वेशंस में डाल के हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा, यानी यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1/x के बदले जब हमने p लिखा तो p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2, और p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6 यहाँ पे डाल के इनको, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमें 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, एंड यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। अब आप बोलोगे ये कैसे सॉल्व किया, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल है p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3p प्लस 2q ऐसे, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं मल्टीपल, 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 2, तो यानी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऐसे आ गई। दूसरी भी ऐसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर वहाँ पे हमें 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 मिलेगा, और इनको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम रखेंगे। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q निकालेंगे, तो जैसे हमने निकाला इसका नाम हम इक्वेशन 3 रखेंगे। जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला तो p को हम इक्वेशन 2 में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ p था वहाँ पे हम 12 - 2q डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो इसको इसका वैल्यू निकलेगा हमारे पास, ये सारी टर्म जो है इन टर्म्स ऑफ q आएगी, तो इस q का वैल्यू 50 हमें निकलता है q इज इक्वल टू 3। ओके, इस q का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है p इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे p जो है इन टर्म्स ऑफ q है, जैसे हमें q का वैल्यू निकला, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें p का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। पुटिंग q इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 3, जैसे हम इसको इक्वेशन 3 में डालेंगे q के बदले 3, तो वहाँ से हमें p का वैल्यू 2 निकल गया, यानी हमारे पास p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3 आया। अब हमें जो पता है, हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया था p इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 2, क्योंकि p का वैल्यू 2 हमें निकला, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही q इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3, जो हमें q 3 के बराबर निकला, तो y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ हमें x एंड y का वैल्यू आसानी से मिला, और हमें कोई वेरिएशन भी नहीं करनी, बस सब्स्टिट्यूट करने पड़े p एंड q वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ दिस 1/x एंड 1/y, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक 1 बाई, यहाँ पे भी हम अगर जैसे मैंने आपको बोला था 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे ही 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई, तो यहाँ पे जो है 1/√x होता है, 1/√x मैं आपको बताती हूँ, 1/√x होता है 1/x रेज पावर 1/2, ठीक है,
क्योंकि रूट एक्स जो है 1/2 पावर के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर ला के, ये जो पावर है इसका माइनस में बन जाएगा, यानी एक्स रेज पावर -1/2। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। तो जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होती थी, यानी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको हम लीनियर नाम देते हैं, वो इस तरह नहीं होते। लीनियर में क्या होता है, +1 पावर होता है, यहाँ पे -1/2 है, तो दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी करेंगे, यानी 1/√x यहाँ इनके बदले क्यू पी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/√y इनके बदले क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हमने इनको सब्स्टिट्यूट किया तो इन इक्वेशंस में हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस आ गई इन 2 वेरिएबल्स, यानी पी एंड क्यू। तो इक्वेशन 1 एंड 2 नाम रखेंगे, फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1 से जो है p को इन टर्म्स ऑफ q लिखेंगे, इसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। फिर जो p है इसको जैसे हमने इक्वेशन 1 से निकाला है तो इक्वेशन 2 में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो p के बदले ये सब लिखेंगे। इक्वेशन 2 में जैसे q के p के जगह ये सब लिखेंगे, तो सारी टर्म जो है इन टर्म्स ऑफ q आएगी, तो q का वैल्यू निकालना क्वाइट ईजी हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमने जो p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q इक्वेशन 2 में डाला, तो वहाँ से हमें q की टर्म्स में सारी इक्वेशन निकली, और q का वैल्यू हमें आसानी से 1/3 निकलेगा। ठीक है, इस q को थर्ड इक्वेशन में डालेंगे, जहाँ हमने p को इन टर्म्स ऑफ q लिखा था, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें p का वैल्यू भी निकल आएगा, यानी जहाँ हमारे पास p था वहाँ पे हमारे पास जहाँ हमारे पास q वैल्यू था इस इक्वेशन में, वहाँ पे हम 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें निकल आएगा p = 1/2। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास p जो 1/2 एंड q 1/3 आया, तो ओरिजिनली हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था, यानी p को हमने 1/√x के बदले सब्स्टिट्यूट किया था, एंड वो हमें आया p = 1/2। तो q = 1/√x = 1/3, जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू निकला। तो इनको जैसे हम इक्वेट करेंगे, तो हमें इसको इक्वेट करके यहाँ यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो दोनों √x = 2, यानी x जैसे ये कैसे होता है, √x = 2, x रेज पावर 1/2 होता है =2। तो x रेज पावर 1/2 जैसे होगा, तो दोनों तरफ से जो है पावर करेंगे 2 का, दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग होता है यानी 2 का पावर ऐड करेंगे पूरी टर्म्स को, तो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो पावर्स होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे जो है 2 इसको पावर बन जाएंगे, यानी x = 2 4। ठीक है, ये आसान है, इतना टफ नहीं है। ऐसे ही √3 = 3, √y = 3, तो y रेज पावर 1/2 आएगा =3, तो इसको दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग करके इसको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, y = 9। ओके, ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा, यानी x = 4, y = 9। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23। तो हम सिंपली यहाँ पे y का पावर जो है 1 है, यानी लीनियर है, लेकिन x का पावर -1 है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1/x को p डालेंगे एंड y को q रखेंगे। ठीक है, p एंड q की टर्म्स में ऐसे सिंपल हो जाएगा। वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हो, या p एंड q हमें आसान होगा इसे पहचानने में। ठीक है, तो हम जब इनको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ p एंड q, तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 आते हैं। अगेन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, p फ्रॉम इक्वेशन 1 हम p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q निकालेंगे। अब मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, किसी को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वो पार्ट 1 में जाएगा, वहाँ थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q, इसका एक नाम इक्वेशन 3 रखेंगे, इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 में जैसे इसको p का वैल्यू डालेंगे, जहाँ जहाँ p था वहाँ ये डालेंगे, तो वहाँ पे हमें q का वैल्यू आएगा। q का वैल्यू जैसे ये आया, तो इसको हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से हमें p का वैल्यू आएगा, यानी p = 5, q = 2 -2। तो p हमने रखा था 1/x और q रखा था y के बराबर। 1/x को करेंगे इक्वेट 5 के साथ, जो हमें यहाँ वैल्यू निकला, एंड y को q को करेंगे y के साथ, जो -2 निकला। तो x = 1/5 एंड y = -2 ऑन सॉल्विंग। ओके, ऐसे हमारे पास पार्ट 4 है। 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 एंड 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1 + 1/y - 2 = 2। ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/x - 1 -3 × 1/y - 2
इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टर्म्स है ये कॉमन है, तो इनको हम इसको p रखेंगे और इनको q रखेंगे। p इज इक्वल टू 1/x-1, q इज इक्वल टू 1/y-2। इनको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे इन इक्वेशन में हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स निकलती है, पी आर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इनका नाम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इक्वेशन 1 से q को इन टर्म्स ऑफ p निकालेंगे या p को इन टर्म्स ऑफ q, दोनों में से जो चॉइस होगी उसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। अब q जो है जैसे हमने इक्वेशन 1 से निकालिया तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ q था वहाँ पे 2 माइनस 5p रखेंगे। तो हम क्या करेंगे 6p माइनस यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के हमें p का वैल्यू आएगा। जैसे हमें p का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके हमें q का वैल्यू आएगा। यानी p एंड q हमारे पास आ गए। p इज़ इक्वल टू 1/3 एंड q इज़ इक्वल टू 1/3। अब हमें पता है कि जो हमने p सब्स्टिट्यूट किया था वो हमने x-1 के बराबर किया था, जो हमें निकला 1/3 एंड q भी हमने दिखा रखा था 1/y-2। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या मिला, हमें p इज़ इक्वल टू 1/x-1 इज़ इक्वल टू 1/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद x इज़ इक्वल टू 4 निकला हमें। ऐसे ही q को हमने 1/y-2 रखा था जो हमें 1/3 निकला। तो इनको सॉल्व करने के बाद y इज़ इक्वल टू 5 आया हमें, ठीक है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7x-2y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई है एंड 8x + 7y डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ट्रिकी इन्होंने बनाया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से यहाँ से भी सारी इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से एक्स वाई से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई both sides of equation by xy। ओके, एक्स वाई से दोनों साइड से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको खोलेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको थोड़ा खोलेंगे, ठीक है। यानी 7x डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे इसको अलग से ये डिवाइड करेंगे, इसको अलग से 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई। ये वाला भी एक मेथड है, ये अल्टरनेटिव मेथड हो जाएगा, अल्टरनेटिव, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई एक्स 2y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई जो है इसको अलग से ये डिवाइड होगा, इसको अलग से डिवाइड होगा, तो ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जो कॉमन है उनमें। तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद 7y माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे भी 7 बाई वाई है, 8 बाई वाई है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक। 8 इंटू 1 बाई वाई प्लस 7 इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 15, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बाई वाई पी रखेंगे या क्यू रखेंगे, 1 बाई एक्स, यहाँ हम सिंपली 1 बाई एक्स पी रखेंगे और 1 बाई वाई क्यू रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के, क्योंकि हम अभी तक आए हैं 1 एक्स वाली टर्म को पी सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनके वैल्यूज़ को, यानी इनके बदले 1 बाई वाई के बदले पी क्यू एंड 1 बाई एक्स के बदले पी, तो इनको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे फिर से फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास अब है, इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, q को इन टर्म्स ऑफ p लिखेंगे, उसका नाम इक्वेशन 5 एक्चुअली है, ये इक्वेशन 5। अब हमने इसको इक्वेशन 3 से निकाला है, तो इक्वेशन 4 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ q है वहाँ पे ये वाली टर्म लिखेंगे, और जब हम लिखते हैं वो वाली टर्म, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है इन टर्म्स ऑफ p। तो यहाँ से हमें p का आंसर आराम से मिल जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ p निकल आएगा, तो p का वैल्यू हम आराम से p इज इक्वल टू 1 आएगा। जब हम p इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 में डालेंगे, जहाँ हमने q को इन टर्म्स ऑफ p लिखा था, जब p के बदले 1 लिखेंगे तो q का वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। यानी हमारे पास p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1, जैसे हमें पता है हमने सब्स्टिट्यूट किया था, p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू 1 बाई वाई, उनको इक्वेट करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आएगा आंसर। अब नेक्स्ट इक्वेशन 6 को सॉल्व करने के बाद 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो जो है वेरिएबल्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स का पावर है वो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएंगे।
तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है उनकी। तो उस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो दोनों साइड्स है, दोनों इक्वेशंस में दोनों साइड्स जो है एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। जब हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो जो अलग अलग टर्म्स है सारी, उनको एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा। जब हम 6x y 3y/xy 6x y/xy ऐसे करेंगे तो जहाँ जो टर्म्स कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स वाई कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ वाई वाई, यहाँ एक्स एक्स। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई जो है हम डिवाइड करेंगे होली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। तो ये वाली जो है ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस नहीं है, बट ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन बन सकती है ऑन सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स इनका हमारे पास सोल्यूशन है, बट इनका हमारे पास सोल्यूशन नहीं था जो हमारे पास ओरिजिनली गिवन थे। तो इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अब नाम रखेंगे। तो इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इंटू, जैसे मैंने अभी तक बोला कि अब हमारे पास ऑप्शन है 6 इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 1/x इज इक्वल टू 6। ऐसे ही 2 इंटू 1/y प्लस 4 इंटू 1/x इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हम 1/y और 1/x को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगे। हमारे पास p जो है 1/x के बराबर रखेंगे और q, क्योंकि x वाली टर्म्स हम अक्सर p के बराबर ही रखते हैं, एंड q को 1/y। जहाँ हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। इनका नाम इक्वेशन 1 एंड 2 रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम p को इन टर्म्स ऑफ q लिखेंगे। जब हम p को इन टर्म्स ऑफ q लिखेंगे तो इसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। हालांकि हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला तो हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ p था वहाँ पे हम ये टर्म लिखेंगे और वहाँ से हमें इन टर्म्स ऑफ q सारी इक्वेशन मिलेगी। दैट मीन्स हमारे पास जो है q का वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है, जैसे हमारे पास q का वैल्यू 1/2 आता है तो इसके बाद q को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। जो हमारे पास p था इन टर्म्स ऑफ q लिखा था, तो q का वैल्यू हम 1/2 डाल के हमें p का वैल्यू आएगा, यानी p इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही नो हमारे पास हमें पता है जो p है वो 1 के बराबर नहीं था, वो 1/x के बदले हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यानी जो 1 के बराबर है। ऐसे ही q जो है 1/y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x इनको इक्वेट करने के बाद हमें x इज इक्वल टू 1 निकला और y इज इक्वल टू 2 निकला। ये आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 7 है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 10 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे ही ये भी हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे भी 1/x प्लस वाई है और यहाँ भी 1/x प्लस वाई है, तो यहाँ इनको p रखेंगे और 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई q रखेंगे। तो इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसे इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे p जो 1/x प्लस वाई उसके बदले p आएगा, 1/x माइनस वाई उसके बाद q आएगा। बाकी जो कोफिशिएंट टर्म्स है वो सेम रहेंगी। तो ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है। तो इनको जब हम 1 एंड 2 रखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, q को इन टर्म्स ऑफ p लिखेंगे। तो जब हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं तो हम इसका नाम इक्वेशन अलग कोई रखते हैं, इन दोनों से अलग, यानी इक्वेशन 3 नाम रखेंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 से निकालते हैं तो इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हमने इसको इक्वेशन 2 से निकाला होता तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हालांकि हमने इक्वेशन 1 से निकाला है तो इक्वेशन 2 में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन 3 को। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ जहाँ q है वहाँ पे हम ये टर्म लिखेंगे, तो वहाँ से हमें इन टर्म्स ऑफ p सारी इक्वेशन निकलेगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास p का वैल्यू 1/5 निकल आता है। इस p का वैल्यू 1/5 जब आता है तो इक्वेशन 3 में इसको डाल के p का वैल्यू 1/5 डालेंगे, तो वहाँ से हमें q का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद q इज इक्वल टू 1। ऐसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब हमारे पास q एंड p का वैल्यू आया, p इज इक्वल टू 1/5। हालांकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, यानी हमने इसको रखा था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, एंड ऐसे ही q इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 निकला था। तो हम इनको यहाँ पे फिर से हमारे पास जो है इनको सॉल्व करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। दोनों जो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं दोनों। तो दैट मीन्स ये हमारे पास फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बन जाता है। तो हमें पता है कि जब ये ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हम तीनों मेथड्स में से, यानी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से एक मेथड यूज़ करते हैं।
हमारे पास यहाँ सिंपली जो है एलिमिनेशन मेथड तब हम यूज़ करते हैं जब कोएफिशिएंट सेम होंगे किसी वेरिएबल के, तो हमें सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है, यानी 1 और 1। तो इनको सिंपल सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास जो है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, हम क्या करेंगे, हमें जब सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास जो है y इज़ इक्वल टू 2 निकल आएगा। और ऐसे ही हम जब हम y इज़ इक्वल टू 2 इन दोनों इक्वेशन में किसी में डालेंगे तो हमारे पास आता है x का वैल्यू, यानी x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है अभी। पार्ट नंबर 6 में हम 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, ऐसे ही 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई एंड 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/-1/8। ये टर्म्स जो है ये सेम है दोनों में, तो हम क्या रखेंगे, इसको p रखेंगे इस टर्म को, और इसको q रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इन इक्वेशंस में हम क्या, लेट्स टेक p इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई एंड q इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। हमें क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 एंड 4। इसको सॉल्व करने के बाद 4p प्लस, ऐसे होगा क्योंकि 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दोनों में, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये पहली इक्वेशन जैसे हमें बनी, तो दूसरी इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। q को कॉमन निकाल के p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ 2 जो है ऐसे यहाँ पे p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन करके -1/8। 2 जो है 2 4 ज़ार 8 करेंगे तो यानी -1/4 ऐसे आएगा, -1। तो इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 2 नाम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो है p का जो है कोएफिशिएंट जो है 4 ही है, ठीक है, दोनों कंडीशंस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ हमारे कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल्स के सेम होते हैं वहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सिंपल सब्ट्रैक्शन से हमें वेरिएबल एक निकलता है। एक वेरिएबल को फिर उन दोनों इक्वेशंस में किसी में डाल के हमें दूसरा वेरिएबल निकल आता है। जैसे हमें यहाँ पे एक वेरिएबल पहले सब्ट्रैक्शन से हमें q इज इक्वल टू 1/2 निकला। जैसे हमने q इज इक्वल टू 1/2 हासिल किया, तो उसके बाद इसको दोनों इक्वेशन में किसी यानी फॉर एग्जांपल हम 2 में डालेंगे, तो जहाँ हमने q इज इक्वल टू 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया दूसरी इक्वेशन में, तो हमें p का वैल्यू 1/4 आया, ठीक है। तो अब हमारे पास p एंड q का वैल्यू तो आ ही गया, लेकिन हमें पता है कि p को हमने किसके बराबर रखा था, 1/3x प्लस वाई, और उसका वैल्यू आया 1/4। ऐसे ही q को रखा था 1/3x माइनस वाई, तो वो आया 1/2। इनको सॉल्व करने के बाद 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 3 एंड 4 इक्वेशंस आती है। यहाँ फिर से हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती है, तो यहाँ पे हमें इसके बाद फिर से सोल्यूशन निकालना है इनका। तो हालांकि हम देख रहे हैं कि इन दोनों का x का जो है कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ सिंपल सब्ट्रैक्शन फिर से होगी। जैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमें 2y का वैल्यू पहले निकल आएगा एक वेरिएबल का। उस एक वेरिएबल को इन दोनों इक्वेशंस में किसी में डाल के हमें दूसरे वेरिएबल का आएगा, यानी y इन इक्वेशन 3 जब हम डालेंगे या 4 में, तो हमें x का वैल्यू 1 निकल आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सोल्यूशन, ठीक है। ये हमें बोल रहा है कि पहले जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है उनको पहले फॉर्मुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, उसके बाद उनका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। Ritu can row downstream 20 km in 22 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमने एक तो सॉल्व किया है, एक दो, लेकिन फिर से हम इसको ट्राई करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ दूसरी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमें कहा गया है पहले वो डाउन स्ट्रीम जाती है, फिर अप स्ट्रीम जाती है, ठीक है, और 2 आवर्स में वो 20 किलोमीटर नीचे जाती है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर जो है ऊपर जाती है, फिर वो भी 2 घंटे में, ठीक है। तो हमें इसके बाद अब क्या ढूंढना है, एक तो स्टिल वाटर का और एक बोट का, दोनों का अलग अलग से ढूंढना है। हमारे पास क्या टास्क है, हमें इनकी स्पीड ढूंढनी है। तो डाउन स्ट्रीम हमें पता है 20 किलोमीटर गई है 2 आवर्स, तो स्पीड जो है वो आएगी डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है।
स्पीड जो है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस क्या है 20 डिवाइड बाई टाइम 2 है, तो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अपस्ट्रीम जो है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स जाती है, ठीक है। तो जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे, ये वी डी है डाउन स्ट्रीम। वी अपस्ट्रीम जब हम जाएंगे तो हमारे पास आता है डिस्टेंस बाई टाइम, ये 20/2 है। और ऐसे ही ये वाला जो है ये कितने किलोमीटर था 4, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2, ऐसे आता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये याद रहे, ये डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो दोनों में क्या आता है 10 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हम क्या करेंगे, एज्यूम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y। हमारे पास एक तो बोट की स्पीड है और इस वाटर की स्पीड है, 2 स्पीड्स है हमारे पास। जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो दोनों की स्पीड एक डायरेक्शन में होती है, तो एड अप हो जाती है, क्योंकि जितना स्ट्रीम का स्पीड होगा इसका ज़्यादा, तो दोनों इतना ही जल्दी फ्लो करेंगे। और जितना एक का अपोजिट होगा यानी कम होगा, जितना इनमें से एक का कम होगा, तो उन दोनों की जो स्पीड है वो यहाँ पे बहुत मैटर करेगी। तो जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम जो है बोट की जो है जो दोनों इनकी टेंडेंसी होती है बोट की तो अपस्ट्रीम ही होती है, लेकिन इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ होती है, तो ये माइनस हो जाती है। यानी माइनस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो टायर की टेंडेंसी है वो नीचे होती है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो उसकी स्पीड जो है ज़्यादा नीचे की तरफ ही रहती है, यानी इसकी इनकी जो है वो माइनस हो जाती है। तो x प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड क्या होती है, जो हमारे पास जो है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो बोट की और स्ट्रीम की जो है वो एडअप हो जाती है, यानी स्पीड दोनों की जो है कम मिला के, इन दोनों की मिला के 10 किलोमीटर पर आवर आती है। जैसे हमने देखा डाउन स्ट्रीम टोटल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो बोट की और स्ट्रीम वाटर की जो है वो माइनस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन ऑलमोस्ट होती है, या डायरेक्शन द टेंडेंसी इनकी अपोजिट होती है, तो यहाँ पे माइनस हो जाती है और वो टोटल जो है स्पीड होती है वो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनका नाम रखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जैसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं x के जो है सॉरी यहाँ पे जो x के हैं वेरिएबल कोफिशिएंट सेम है, तो इनको सिंपल सब्ट्रैक्शन करके हमें y का वैल्यू 4 निकलेगा। इस y को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें x का वैल्यू 6 निकल आएगा। यानी x एंड y, x को रखा था हमने बोट की स्पीड और y को रखा था स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड हमारे पास आई 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आई 4 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती है, एग्जामिनेशन लेवल की भी होती हैं ये प्रॉब्लम्स। इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा और बहुत हेल्पफुल होती है ये। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and also that by 1 man alone. ये बोल रहे हैं 2 वीमेन एंड 5 मर्द, ये दोनों जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कोई मतलब पर्टिकुलर काम होगा वो 5 दिनों में 4 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम 3 वीमेन रखें 6 मैन रखें तो वो 3 डेज़ में कर सकते हैं। हमें अब दिखाना है कि टाइम टेकन अगर एक ही वीमेन करेगी तो कितना टाइम लगेगा, एंड अगर एक ही मैन करेगा तो कितना टाइम, कितने दिन लगेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, कॉन्सिडर लेट वर्क डन बाई 1 वुमेन बी x, पर डे कितना वो काम करती है x रखेंगे, और वर्क डन बाई 1 मैन पर डे कितना रखेंगे y। जब हम इसको x एंड y रखेंगे तो हमें पता है कि 2 वीमेन का x है और मैन का y है, तो हम क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स, यानी वीमेन 2 है, 2 into x plus 5y is equal to 1/4 according to question, and 3x plus 6y is equal to 1/3, ये according to question है। यानी 2 women and 5 men कितना टाइम लगा सकते हैं, 4 दिन, यानी 1/4, दैट मीन्स पर डे इज इक्वल टू 1/4। और ऐसे ही 3 women और 6 men कितना कर सकते हैं, 1/3। इनको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो हमें आता है 8x प्लस 20y इज इक्वल टू 1 एंड 9x प्लस 18y इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा टिपिकल और क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और इनको क्रिटिकली हमें सॉल्व भी करना होता है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y निकल आएंगे, और x एंड y हमने रखा है ऑलरेडी वर्क डन बाई 1 वुमेन पर डे एंड वर्क डन बाई 1 मैन पर डे। जैसे हमें वो 1 डे पर डे का मिलेगा तो हम देखेंगे कि उनको कितना आता है और उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है।
x इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, इसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला तो इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y का वैल्यू 1/36 निकलेगा। जब हम y का वैल्यू 1/36 आएगा तो इसको हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से हमें x का वैल्यू 1/18 निकल आएगा। ठीक है, 1/18 निकलने के बाद हमें इनका ये वैल्यूज़ निकलने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक वीमेन कितने दिनों में सारा काम कर सकती है। यानी 1/1 वीमेन कैन टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन एंड 1 मैन कैन टेक 36 डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, रीजनिंग के भी, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं, यूपीएससी लेवल के होते हैं, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, सीएससी, सीजीएल, ये सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना अच्छा है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर टू हर होम, थोड़ा आधा ये चलती है रूही जो है, आधा चलती है ट्रेन से, आधा बस से चलती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। ये कहती है कि उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, क्योंकि 300 किलोमीटर टोटल है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, बाकी जो है बस से चलती है, यानी वहाँ कितना रहा, 240 किलोमीटर बस से चलती है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो, अब दूसरी कंडीशन है, अगर वो 100 किलोमीटर आउट ऑफ 300 किलोमीटर ट्रेन से चलती है तो रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग कितना रहता है, 300 में से 200 किलोमीटर वो बस से चलती है। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं इससे, जितना उससे 4 घंटे लगते थे उससे ज़्यादा 10 मिनट्स लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन हम x किलोमीटर पर आवर रखेंगे, स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर। हमें पता है जो 4 घंटे है टाइम जो है वो स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड है। जो टाइम होता है वो डिस्टेंस बाई स्पीड है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड जब हम टोटल टाइम इसको लगता है 300 किलोमीटर पर करने में, पहला जो कंडीशन है वो 4 आवर्स लगते हैं, यानी टाइम टोटल इतना है। यानी चाहे वो बस से चले या ट्रेन से चले, टोटल टाइम इसको इतना लगता है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बस की स्पीड से जो है अलग, बस की स्पीड जो डिफरेंट डिस्टेंस होगी और बस वाली डिस्टेंस से अलग स्पीड होगी और ट्रेन वाली स्पीड की अलग डिस्टेंस होगी। तो ये वाली ट्रेन रखेंगे, ये वाली बस रखेंगे। तो बस जो है ये तो स्पीड ही है, ये तो टाइम है। तो पहले हम देखेंगे टाइम कितना लगा ट्रेन से, फिर लिखेंगे टाइम कितना लगा बस से, और इनको ऐड करके हमें 4 आवर्स लगते हैं टोटल। तो 60/x x होता है, यानी कितना इसने किया स्पीड, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम। देखो ऐसे डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम होता है। डिस्टेंस बाई स्पीड T1 होगा और T2 ऐड होगा, यानी जो बस से 240 स्पीड ऑफ बस। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी हमें T1 एंड T2, क्योंकि टोटल जो हमें 300 किलोमीटर कवर करने में लगते हैं वो 4 आवर है, ये सिंपल है। और T1 आप मान लो ये जो बस से करती है, और T2 मान लो ये जो ट्रेन से करती है। तो T1 कितना आएगा 60 यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, और T2 कितना आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, जो बाकी डिस्टेंस यानी 240 डिवाइड बाई इसकी जो अलग स्पीड है बस की, वो होगी y। ऐसे ही T1 + T2 इज इक्वल टू 4 आवर। ठीक है, T1 + T2 इज इक्वल टू 4 आवर। ऐसे ही उसी T1 और T2 को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड केस में क्या होता है, 10 मिनट्स को ज़्यादा लगते हैं जब उसको यानी 10 मिनट्स क्या होता है, 10 जब हम मिनट्स लिखते हैं तो इसको आवर्स में, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम जो है आवर्स में दिया गया है, यानी आवर्स में इसको भी कन्वर्ट करना है। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 डिवाइड बाई 60, क्योंकि एक आवर जो है 60 मिनट्स का होता है, 10 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो हमारे पास जो है 1/6 आवर्स आ जाएगा। ये इसको कन्वर्ट, यानी 10 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो 1/6 आवर्स आएगा। अब ये 1/6 आवर्स जो है इसमें ऐड होगा 4 आवर्स, कितना, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा इससे लेट पहुंची थी। ठीक है, तो एडिंग द टाइम ऑफ 1/6 टू 4 आवर्स, हम क्या करेंगे, जो 4 घंटे इसको 10 मिनट ज़्यादा लगे थे, यानी 1/6 आवर्स ज़्यादा लगे थे, उसको हम इस 4 में ऐड करेंगे। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास फिर से गिवन है, बस उसमें यही डिफरेंस है कि डिस्टेंस डिफरेंट है दोनों, यानी ट्रेन से उसने डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया और बस से डिफरेंट डिस्टेंस। ये कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर्स बाई, क्योंकि टोटल में तो 300 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, अगर वो 100 बाई ट्रेन करती है, 200 बाई बस करती है, तो उसको कितना टाइम, T1 यानी ट्रेन से उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि दोनों की अलग अलग स्पीड्स हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड T1 निकलेगा। T2 जो है वो हमें 200 डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी स्पीड ऑफ बस इस टाइम आएगा, यानी 200 डिवाइडेड बाई
वाई, ठीक है। तो जब हम इनको T1 एंड T2 आएगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि उसका टोटल जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने तक, यानी T1 + T2 जो है टोटल टाइम जो लगता है उसको 4 + 1/6 यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसको लिखेंगे 4 × 6 = 24 + 1 हो गया /6 यानी 25/6, ठीक है। 25/6 इतने ये घंटे हैं, मतलब इतना टाइम उसे लगता है ये टोटल कवर करने में, जब वो ट्रेन से 100 करती है और बस से 200। इसी को लिखेंगे T1 + T2, जैसे हमने यहाँ पे लिखा T1 + T2, T1 को लिखेंगे 100/x, T2 को 200/y। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, वो आता है टोटल 4 + 1/6 यानी 25/6 जो मैंने अभी लिखा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है जो हमें अभी मिली, और अब ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, ये फिर से रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो इनको p रखेंगे 1/x एंड q रखेंगे 1/y। हमें क्या मिलेगा, 60p + 240q = 4, 10p 100p + 200q = 25/6। इनको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशंस 2 मिलेंगी, 3 जिनका नाम हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 रखेंगे। जैसे हमने इनका नाम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 रखा, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 3 जो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो है हम p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q निकालेंगे। जब हम इन टर्म्स ऑफ q निकालेंगे, इसका नाम हम इक्वेशन 5 रखेंगे। फिर हम इक्वेशन जो है, जैसे हमने इक्वेशन 3 से निकाला, तो हम p को इक्वेशन 4 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ p था वहाँ ये टर्म्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें सारी इक्वेशन जो है फिर q की टर्म्स में मिलेगी, यानी यहाँ पे हमें q का वैल्यू आराम से मिलेगा, q = 1/80, ठीक है। ऐसे ही अगेन Q को हमने जैसे हमें Q मिला 1/80, तो इसको हम इक्वेशन 5 में, जहाँ हमने P को इन टर्म्स ऑफ Q निकाला था, जहाँ हम Q का वैल्यू 1/80 डाल के हमें P का वैल्यू निकल आएगा, यानी 1/60। तो हमें पता है कि हमें P का वैल्यू भी निकला 1/60 एंड Q का निकला 1/80, ठीक है। ये 1/80 निकला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, p को हमने ओरिजिनली किसके बराबर रखा था, 1/x के, वो हमें 1/60 निकला। एंड q को रखा था 1/y, वो हमें 80 निकला। यानी x = 60 km/h एंड y = 80 km/h। x को हमने क्या रखा था, स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड y को रखा था स्पीड ऑफ बस। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 60 km/h है, और स्पीड ऑफ बस जो है 80 km/h है। आई होप आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई डाउट रहता है इस सेशन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, यहाँ पे एंड होता है ये चैप्टर। कोई डाउट रहता है, कोई मिसकंसेप्शन रहती है, कोई मिस्टेक रहती है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, इसमें कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।